बायो रेमेडिएशन इज ए वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो क्या बायो रेमेडिएशन, ये अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया है, इसका परिभाषा है, लिख दीजिएगा इसको, इसके साथ ही लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या कहता है बायो रेमेडिएशन को लेकर? हाँ ठीक है, जैव उपचार। जैव उपचार, ठीक है ना। Technique that involves the use of, that involves the use of bioorganic to remove, use of bioorganic to remove or neutralize pollutants, neutralize प्रदूषकों, क्या करेंगे? पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्रदूषक होते हैं। फ्रॉम ए कॉन्टिमिनेटेड साइट, फ्रॉम ए कॉन्टिमिनेटेड, फ्रॉम ए साइट, कॉन्टिमिनेटेड साइट। इसका मतलब ये है कि जैव उपचार वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक मीन्स जो कचरा जो होता है, कचरा वेस्ट मीन्स होता है क्या? कूड़ा कचरा, कचरा प्रबंधन तकनीक है, ठीक है ना। बायो रेमेडिएशन या जैव उपचार क्या है? जो आप लोगों के घरों में से जो निकलते हैं या हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं या वहां भी होते हैं ना, ब्लड और तमाम तरह की पट्टियां और कूड़े कचरे तमाम सारी चीजें, और वो सारी जितने भी कचरे और कूड़े होते हैं उनका जो है एक मैनेजमेंट या प्रबंधन तकनीक है बायो रेमेडिएशन। और यह किसमें इन्वॉल्व है? यूज ऑफ बायो ऑर्गेनिक। बायो ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? जो जैव अपघटक होते हैं, जैव ऑर्गन जो होते हैं, बायो ऑर्गन मतलब जैव जो होते हैं, टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ए कॉन्टिमिनेटेड साइट। क्या करने के लिए? रिमूव और न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर देना या उसको पूरी तरह से साफ कर देना, निकाल देना। कॉन्टिमिनेटेड साइट मतलब किसी जगह से, किसी पर्टिकुलर पदार्थ से जैव उपचार क्या करते हैं? जैव उपचार क्या करते हैं? जैव उपचार के माध्यम से कि किसी सॉलिड वेस्ट को पूरी तरह से वहां से आपको, जैसे मैंने आपको बताया था सीवेज वाटर, ठीक है ना, सीवेज जो है क्या कर, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या किया
से बह रहे हैं। इसको हमने क्या किया कि उसमें इतने ज़्यादा हानिकारक बैक्टीरिया हैं कि उस बैक्टीरिया के साथ साथ बहुत सारे कूड़े कचरे तमाम सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। उसको हमने क्या किया कि 5-6 प्रोसेस करके उसको हमने उपचारित कर दिया। मतलब अगर उस पानी को कोई जानवर भी पीता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनमें से जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको पूरी तरह से यहाँ पर न्यूट्रलाइज, देखिए क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, या तो उनको रिमूव कर दिया गया उसमें, ठीक है ना। तो उसका उपयोग हम मानव के लिए पीने के लिए छोड़कर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना शुद्ध कर दिया जाता है कि फिर से दोबारा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये उतना प्रोसेस हो सकता, क्या कहते हैं वो, पैसे उसमें ज़्यादा वेस्ट है, पैसा ज़्यादा उसमें लग जाएगा, लागत उसमें ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए क्या करते हैं खाली इस योग्य तो बनाते हो, जिस योग बनाते हैं उस योग कि जिसमें ज़्यादा, क्या पीने में ज़्यादा पानी खपत होता है? नहीं, नहाने में होगा, गाड़ी साफ करने में होगा, जानवरों की धुलाई में होगा, जगह को किसी पर्टिकुलर साफ करने में होगा, या कंस्ट्रक्शन में होगा ना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बने उसमें तमाम पानी की जरूरत पड़ रही है, होता है ना। तो जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है वो इसमें ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इससे क्या जरूरत पड़ेगी, खाली भाई इंसान नहा सके और पानी तो अपने किचन के और तमाम घर के काम कर सके, जो शुद्ध पानी जो आता है, ठीक है ना। वैसे भी पानी की जो तमाम जो समस्याएं हैं, जो वेस्ट वाटर है या ग्राउंड वाटर जो खराब हो चुका है, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि वो क्या करते हैं, बड़ा सा 20 लीटर वाला कैन मंगाते हैं और उसको क्या नाप के पीते हैं थोड़ा सा गिलास से। मान लीजिए एक घर में 3-4 मेंबर है अगर, तो अगले दिन वही फिर से रिफिल आने तक, रिफिल जब तक न आ जाएगा तब तक क्या करते हैं लोग, उसको बड़ा नाप के पीते हैं वही पानी। क्योंकि उनको या तो फिर वो क्या करवाएं, आरओ लगवाएं अपने घरों में, तो आरओ भी चलेगा, ठीक है, आरओ से भी लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन आरओ ने क्या किया है पता है, आरओ ने जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जरूरी पोषक तत्व हैं पानी में मौजूद, खनिज लवण, उसको भी निपटा दिया है। मतलब उसमें जो ऐसे मिनरल्स लगा रहा है आरओ में कि वो पानी को ऐसा छान रहा है कि इसमें जो जरूरी पोषक तत्व है उसको भी वो छान दे रहा है। और पानी किस रूप में हो जाता है, कहते हैं ना, न वो लाभदायी है न हानिकारक है किसी काम का, जब पानी में जा रहा है, ठीक है ना। उसमें जितनी भी सारी जो हमारे लिए उपयोगी जो चीजें हैं, जीवाणु हैं, उसको भी मार दे रहा है। जो उपयोगी जो उसमें तत्व हैं, खनिज लवण जो है, उनको भी समाप्त कर दे रहा है। तो फिर शरीर में जा क्या रहा है, बेकार चीज, न्यूट्रल चीजें जा रही है शरीर में, जिससे हमको बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। ये चीज तो ये तो आपका कॉन्टिन्यूएटेड साइज हो गया भाई, कॉन्टिन्यूएटेड साइज। इसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ईपीए, अकॉर्डिंग टू ईपीए, टू ईपीए। ईपीए क्या है, ईपीए मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें लिखिएगा बायो रेमिडिएशन इज ए treatment that uses naturally occurring organism to break down hazards means जो हानिकारक जो चीजें हैं,
hazards to break down hazards substances जो हानिकारक जो पदार्थ हमारे खतरनाक जो पदार्थ हैं substances into less toxic or non toxic substances hazards into less toxic or non toxic substances less toxic or non toxic substances क्या करते हैं प्राकृतिक रूप से उन जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं जो क्या करते हैं उस जैव उपचार के लिए कैसा ट्रीटमेंट करते हैं या तो टॉक्सिक मीन्स जो पॉइजनिक चीजें होती है विषैली चीजें होती हैं या तो कम कर देंगे इसको या तो बिल्कुल भी नील कर देंगे बिल्कुल विषैलापन उसका खत्म कर देंगे। तो इसमें लिख लीजिए इसमें किसी तरह से केमिकल या hazardous substances मतलब खतरनाक कह सकते हैं इसको खतरनाक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जैसे हम पहले क्लोरीन का प्रयोग करते थे पानी वाली जैव उपचार के लिए या और भी बहुत सारी चीजों का उपचार वो करते थे तो उससे क्या होगा कि पानी के साथ तो जाएगा ही ना पेट में जाएगा और उससे क्या होंगे जो हमारे अच्छे जीवाणु भी होंगे भाई ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो आपके लिए शरीर के लिए अच्छे होते हैं उनको भी वो मार देगा तो उससे आपका नुकसान होगा। तो केमिकल का इसीलिए प्रयोग नहीं करते हम प्रयोग किसका करते हैं चाहे वो लेजर टेक्नोलॉजी का करते हैं या फिर जीवाणु का करते हैं ऐसे जीवाणु जो हानिकारक बैक्टीरिया को चलते हैं ऐसे ऑर्गेनिक जो हानिकारक बैक्टीरिया भाई एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को साफ कर देता है मार देता खत्म कर देता है नहीं कर देता है वही चीज जो ये आपका चक्र है जैव चक्र इस जैव चक्र में एक खतरनाक चीज को जंतु को जीव को दूसरा वाला उससे ऊपर जो खतरनाक होगा वो मारता रहता है तो संतुलन बना रहता है। भाई सिंपल सी बात है कि जैव चक्र जब आप पारिस्थितिकी जब चक्र पढ़ते हो तो शेर है यहाँ शेर ने खा लिया गीदड़ अब गीदड़ भी खा लिया किसी और चीज को गीदड़ क्या खा लिया जो शेर का खाया हुआ हड्डियां बचा वो गीदड़ खा लिया बराबर हो गया। फिर मान लीजिए वो जो प्रकृति के जो बेहतर है या सफाई कर्मचारी वो गिद्ध आए तो बची कुची हड्डियां जो उसमें पड़ी होती हैं उनको साफ करके चट करके चलिए। अब ये सब चीजें अगर न रहे प्रकृति में अब इंसान भी क्या करता है जब उसको टेस्ट लेना होगा तो चिकन और मटन और तमाम सारी चीजें अगर इंसान ना खाए तो इनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो उसको भी नहीं निपटा देता है। अच्छा फिर उसके बाद जो बच्चों की तमाम सारी चीजें हैं वो आते हैं। अच्छा बीच में एक चीज और देखिए अब मैं बायोटेक्नोलॉजी में बता ही रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ क्या हो गया इंसानों को भी तो खत्म कर रहा है इंसान को कौन खत्म कर रहा है कैंसर लाइलाज बीमारियां और तरह तरह की सारी चीजें ठीक है ना ये जैव चक्र है जैव चक्र। अरे भाई जो आप एक चीज सोचिए कि ये जो गिद्ध हैं मतलब जिनको प्रकृति का जो सफाई कर्मचारी है ये डाइक्लोरोफिन नाम की जो चीजें जैसे हम लोग होते हैं ना या जीव जंतु जो जानवर होते हैं तो आप उनका उपचार करवाते हो तो
तो जब आप उनका उपचार करवाते हो, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आप देते हो जो इनके लिए खतरनाक होता है, गिद्धों के लिए। वो क्या करते हैं, वो उनको खाएंगे, फिर मेडिसिन जो रहेगा उनके शरीर में असर तो रहेगा ना, किसी से मत फिर भाई सफाई तो उन्होंने किया लेकिन खत्म हो गए। तो यही चीजें हैं। डाइक्लोरोफिन, ठीक है, डाइक्लोरोफिन इस तरह की जो चीजें हैं वो जो जानवर खाता है, दर्द निवारक जो मेडिसिन होता है, वो क्या होता है कि उससे उसको तो ठीक है, उसका दर्द ठीक हुआ, अपने समय पर मर गया जानवर, लेकिन फिर उसको गिद्ध जब खाते हैं तो वो निपट जाते हैं, उनको नुकसान कर देता है, टॉक्सिक चीजें होती हैं उनके लिए। फिर मनुष्य क्या है, मनुष्य के पास इतने ज्यादा जमा है टॉक्सिक इनके अंदर, मनुष्य किसी को काट ले तो खुद मर जाएगा इंसान, जानवर चाहे इंसान हो मर जाएगा, क्योंकि ये विषैला खुद मनुष्य हो गया। कैसे हुआ है, अब मैं आपको इसी में कुछ चीजें बता देता हूँ। चलिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने इसी तरह जो है जीएम मॉडिफाइड, जीएम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, अभी हम लोगों ने कॉटन, जैसे कॉटन भी जो हम लोगों ने, या फिर जीएमओ सरसों, जीएमओ मॉस्किटो, ठीक है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड या बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा, बीटी कॉटन, ये या फिर जीएम सरसों या जीएम मॉस्किटो, क्या है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें हैं, ये ठीक है, उसको जैसे विकसित देशों में इन सब का उपयोग बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा है, आज के समय में आपको देख रहे हो इस समय माहो बहुत ज्यादा हो रहा है। माहो मतलब एक प्रकार के जो जीव होते हैं जो सरसों के लिए होते हैं, कीड़े, ठीक है ना, तो इनके जीन में इस तरह की मॉडिफिकेशन किया जा रहा है कि उसपे हानिकारक जो जीव उनको जो चट कर या फसलों को जो बर्बाद कर रहे हैं वो पनपने न पाए। अच्छा, एक चीज और किया जाता है, खरपतवारनाशी के लिए एक 2,4-D डाला जाता है, 2,4-D। मैं उसी की मैं अभी बात करने वाला हूं। 2,4-D के अलावा हमारे पास जो है एंडोसल्फान, एंडोसल्फान या 2,4-D जो चीजें होती हैं, हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई हमारा फसल तैयार है, फसल हो रही है और उसी के अगर मतलब खरपतवारनाशी जो है उग रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं उस फसल को ढक कर बाकायदे और बाकी फसलों को जो वो होते खरपतवार उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, नष्ट हो गए, खरपतवार नष्ट हो गए, लेकिन इसके पूरे जड़ से लेकर तना तक सब क्या सुरक्षित हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वही जो होता है टॉक्सिक जो चीजें होती हैं, किसके लिए, खरपतवारनाशी जो होता है वो गया मिट्टी में आया, फिर वही उर्वरा शक्ति के द्वारा जब उर्वरक के साथ मिलकर इसमें उसका लक्षण आया ना, वही 2,4-D जो टॉक्सिक एलिमेंट है जो खरपतवारनाशी है, और आने के बाद उसका असर किसमें गया, सरसों के बीज में गया, सरसों के दाने में गया उसका असर, और सरसों के दाने में जाकर फिर जब उसमें से ऑयल निकलता है, फिर वो ऑयल खाता कौन है, हम ही लोग खाते हैं, तो आया ना उसका असर, उसका लक्षण आया ना। इसी प्रकार से एंडोसल्फान भी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में एंडोसल्फान कीटनाशक जोखिम पीड़ितों के लिए वस्तुतः कुछ करने के लिए केरल सरकार को फटकार लगी। केरल सरकार ने एंडोसल्फान का प्रयोग फसलों में किया गया, और एंडोसल्फान का प्रयोग गवर्नमेंट ने करवाया चाहे किसानों ने किया। अब जिन लोगों ने वहां से संबंधित जो फसलों को खाद्य को उपयोग किया, उन्होंने क्या मांगा गवर्नमेंट से, मुआवजा मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि उसको खाकर लोग बीमार पड़ते हैं, और उसका वजह बताया गया कि इस तरह से। अब आप सोचिए कि जो भी खरपतवारनाशी है या यूरिया है, अब गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इस चीज को प्रोत्साहित ज्यादा कर रही है कि जैविक खाद का प्रयोग करिए,
जैविक खाद का प्रयोग, मैंने अभी आप लोगों को कल बायो गैस और बहुत सारी चीज़ें और भी उर्वरक वगैरह भी बताया था कि कैसे उससे हम लोग उर्वरक या खाद बनाते हैं। उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान है, इसलिए कि जो हानिकारक रसायन है ये मनुष्य के शरीर में जा जाके टॉक्सिक एलिमेंट्स बनाते हैं। उससे क्या डैमेज हो रहा है, हमारे किडनी खराब हो जा रहा है, किसी का लीवर कुछ डैमेज हो जा रहा है, किसी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र उसमें खराबी आ रही है ना। किसी का क्या हो रहा है, ये जो घुटने में जो होती हैं तमाम लिगामेंट्स वगैरह वही चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब समस्याएं देखते हुए जितने भी, अच्छा इसमें जो एंडोसल्फान का जो प्रयोग किया गया, इसका इसलिए प्रयोग किया गया नियंत्रित करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या इस पे कदम उठाया कि इसको नियंत्रित किया जाए। इसका उपयोग कृषि, वानिकी और अन्य क्षेत्रों में कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसको उस पर भी कंट्रोल किया गया कि इस तरह से। तो क्या किया इसमें इन लोगों ने, क्या उपचार इसका निकाला कि जैसे नीम लेपित, नीम कोटेड, मतलब हानिकारक जीवों को नीम के ऑयल से या नीम के उस पद्धति से उनको समाप्त किया जाए। तमाम और तकनीक निकाल रहे हैं कि जिससे क्या किया जाए। अच्छा, उसमें यूरिन, जो पशुओं के यूरिन जो हो रहे हैं उनका प्रयोग, उनका छिड़काव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, जिससे जैव उर्वरक, जैव रसायन, तो जैव रसायन और जैव उर्वरक दोनों क्या किया जा रहा है, कीटों के लिए अथवा पौधों के न्यूट्रिएंट्स के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है, पोषक के रूप में किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये समस्याएं हम लोगों के लिए बढ़ रही हैं और इस तरह से एंडोसल्फान जो है चर्चा में आया। इसके लिए केरल सरकार में इसका चर्चा हुआ और लोगों ने क्या किया, गंभीर बीमारियों को देखते हुए, ठीक है ना, जैसे न्यूरोटॉक्सिटी बढ़ रही है वहाँ। न्यूरोटॉक्सिटी क्या है, न्यूरो से संबंधित तमाम समस्याएं, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, मस्तिष्क से संबंधित तमाम बीमारियां हो रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, मस्तिष्क जो है, जो एक रसायन जो हानिकारक जो चीजें हैं, भाई मैंने बताया ना, किडनी का डैमेज हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना, ये सारी समस्याएं वही तो हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आने के बाद कभी परीक्षा में पूछे जाने पे बात कथन और कारक आप लोग आराम से समझ सकें, ठीक है ना। कि हमारे जो शरीर में, जैसे मान लीजिए 6-7 पॉइंट्स अगर दे देगा कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो रसायन हैं, खरपतवारनाशी हैं, हमारे शरीर में किस किस प्रकार से उनका नुकसान हो रहा है। एक तो शारीरिक विकृतियाँ हो रही हैं, शारीरिक विकृतियों के अलावा बहुत सारी तमाम चीजें जिसे तत्वों के द्वारा हमारे उसमें पहुंच रहा है शरीर में, ठीक है ना। तो इस तरह से हो रहा है और इसमें आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये तो देख लिया हमने, बायो रेडिएशन देख ही लिया। जैव उपचार भी 2 तरीके से होता है, इन सीटू और एक्स सीटू, ये भी लिख लीजिए। जैसे मैं बताया था उसके मामले में क्या था वो, कूड़ा डंप, हाँ, तो गार्बेज सिस्टम, गार्बेज उसमें क्या था, लैंडफिल टेक्नोलॉजी। लैंडफिल टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे जब पहाड़ कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वहीं बिल्कुल चैम्बर बना के आप विस्तार उसका कर दिया, तो आप उठाए कहीं और उसका विस्तार किया। इस चीज के लिए बताया था। तो 2 तरीका उसमें भी था और 2 तरीका इसमें भी है, लिख लीजिए, इन सीटू और एक्स सीटू। बायो रेडिएशन के 2 टेक्निक हैं, बायो रेडिएशन की 2 टेक्निक है, इन सीटू और एक्स सीटू, सीटू और एक्स सीटू। इसमें क्या होगा, इन सीटू को वहीं पर किया जा सकता है उसका उपचार, और एक्स सीटू पर क्या किया जा सकता है, वहां से उठाया और कहीं और ले गया, ठीक है ना, कहीं और ले जाकर उसका उपचार हमने किया।
इसके बाद आपका जो वह है प्रकरण है क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी ये क्या चीज हुई? क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी क्रायो मीन्स आप लोग समझते हो क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था क्रायोजेनिक फ्यूल। यस। तो क्रायो मीन्स क्या होता है? हिमशीतित, अति हिमशीतित, ठीक है ना? क्रायो मीन्स होता है अति हिमशीतित, मतलब -डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सबसे निम्न ताप, बिल्कुल अति, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना? नोट कर लीजिए वहीं पे, क्रायो मीन्स वेरी लो टेम्परेचर, नोट कर लीजिए, क्रायो मीन्स वेरी लो टेम्परेचर। अर्थात अति निम्न तापन पर जीव विज्ञान का अध्ययन, अति निम्न तापन पर अर्थात वेरी लो टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर, अर्थात अति निम्न तापन पर जीव विज्ञान का अध्ययन, विशेषकर जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का, विशेषकर जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? ये शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों से आप लोग परिचित रहिए। इसके बाद है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जिसको कहते हैं जर्म प्लाज्म संरक्षण, हिंदी में लिख लीजिएगा, जर्म प्लाज्म संरक्षण। जर्म प्लाज्म संरक्षण क्या है भाई, इसको जान लीजिए। विभिन्न जीवों या वनस्पतियों की, लिखिए, विभिन्न जीवों या वनस्पतियों की कोशिकाओं, ऊतकों अथवा जीवों में सभी प्रकार के जनन द्रव्यों को, -90 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। और एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने कभी आर्टिफिशियल वो देखा है, मतलब फर्टिलाइजेशन जानवरों के लिए? नहीं, कृत्रिम गर्भाधान जब करने आता है डॉक्टर, कृत्रिम गर्भाधान नहीं देखा कभी? जानवरों को लगाने के लिए आता है ना डॉक्टर, देखा आपने? कृत्रिम गर्भाधान जब लेकर आता है, एक प्रकार का उसके पास ऐसे साइड में उसकी
गाड़ी में बंधा हुआ होता है, बहुत ठंड रहता है। देखा है? फिर वो उसको खोलता है तो उसमें से भाप निकलता है, एक तरह से भाप जैसा एक ठंडा ठंडा बिल्कुल, और फिर अपने सीरीज में उसको भरता है नीडल में, और फिर कृत्रिम गर्भाधान करता है जानवर। मतलब ये है कि इसमें क्या चीज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन एंड डाई मिथाइल सल्फाइड होता है, नोट कर लीजिए। इसका प्रयोग संरक्षक के रूप में होता है, जिसमें मैं जो कह रहा हूं उसको मतलब उसको ऐसे लिखिएगा, इसका प्रयोग संरक्षक के रूप में होता है जिसमें द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन और डाईमिथाइल सल्फाइड होता है। डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड और N2, ठीक है ना, N2 दोनों होता है, डाईमिथाइल सल्फाइड और नाइट्रोजन। N2 मींस लिक्विड, N2 लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है भाई। ये चीज है, मतलब इसको -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, उसका जो तापमान होता है कंटेनर का, पता है उसके अंदर कितना होता है? लगभग इतना होता है उसका तापमान जी। जैसे मान लीजिए ऐसे ये उंगली कटी हुई है, मतलब थोड़ी कटी है, ज़्यादा नहीं कटी है, मतलब कटी थी अब ठीक हो रही है, मतलब एक उंगली कट के निकल जाएगा, और कट के निकल जाए तो उसको जो ये उंगली है ना, उसको खूब फ्रीजर में रख दीजिए आप बर्फ के बीच में, और इसको भी बांध दीजिए, इसको भी बर्फ इसके साथ बांध दीजिए, और दोनों को लेके जाइए हॉस्पिटल में डॉक्टर पास, तो आप कह सकते हैं कि सर इसको जोड़ दीजिए आप। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में किसी का हाथ यहाँ से काट दिया था किसी ने, और उसको तुरंत क्या किया, उसने फ्रीज कर दिया अंग जो उसका था, जो 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 उसको मतलब कट के निकल गया, उसको फ्रीज करके ले गया, और उसको डॉक्टरों ने शल्य चिकित्सा के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से उसको वहाँ जोड़ दिया, सफल, मतलब वो काम करने लगा पूरा हाथ उसका। क्यों क्यों हुआ ये पता है? जो उसके सेल्स थे, जो कोशिकाओं की जो चीजें जो उसमें थी सभी, वो ठंडे हिमशिखित था ना, इसी तरह से क्रायोबायोलॉजी के थ्रू इसको क्या था, इतना ठंडे में रखा था कि वो सब जीवित थी। और एक चीज और, ये लोग दान देते हैं अपने अंगों का ना, इनके अंग जो है शरीर के कुछ ही समय तक के लिए उपयोगी होते हैं, उसके बाद अब डेड हो जाते हैं, सेल्स उनके डेड हो जाते हैं। जैसे आँख 4 से 6 घंटे, और बहुत सारी चीज़ें, किडनी आधे घंटे लगते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, वो सब थोड़े थोड़े समय इनके होते हैं, मतलब तुरंत निकाला, तुरंत प्रतिस्थापित कर दिया, तुरंत स्थापित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मरने के बाद निकालते हैं कि मरने के बाद भाई जैसे हम लोग भी अपने आंखें में दान दे सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, मरने के बाद, पहले नहीं, लेकिन मरने के तुरंत मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मरने की जब कगार पे होते हैं तो ले लेते हैं। टिश्यू जो उनके होते हैं वो सब सुरक्षित होते हैं इतने समय, टिश्यू, ठीक है ना, सेल्स। इसके बाद हम लोग और एक चीज देखें, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, नोट करिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जरा गया क्या मरने से पहले, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, मेरी एंटीजन
रिसेप्टर। ये क्या चीज है? ये क्या आ गया? CAR, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CAR, जिसको टी सेल थेरेपी ये कहते हैं। चर्चा में क्यों है? लिखिए चर्चा में क्यों? लिखिए यह चर्चा में क्यों? हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा है कि विशिष्ट प्रकार के कैंसर रोगियों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से कैंसर रोगियों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR टी सेल टी थेरेपी ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं और यह इस श्रेणी में अब तक की सबसे सुरक्षित चिकित्सा हो सकती है। अब समझ में आया क्या है? क्यों भाई, समझ में आया आपको? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्या है? कैंसर रोगियों के उपचार। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए संबंधित जानकारी। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आप लोग जानते हैं कि शरीर में, ब्लड में 3 तरह की चीजें होती हैं। क्या है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का स्टोर करता है उसका काम। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विकसित करता है। और उसके बाद जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता विकसित करता है WBC, इन तीनों को ब्लड में से शरीर का पूरा ब्लड निकालकर, ठीक है ना, जैसे कैंसर का जो रोगी है, डायलिसिस सुना आपने? डायलिसिस में क्या होता है पता है? पूरी शरीर का ब्लड निकालते हैं और फिर नया ब्लड चढ़ाते हैं। और इस तरह से इस प्रक्रिया में किसी पेशेंट के कुछ समयांतराल में उसका डायलिसिस होता रहता है। डायलिसिस को हिंदी में कहते हैं अपोहन। कितने लोग जानते हैं इसको? अपोहन। इसका ये सब कहते हैं, जैसे कैंसर वाले जो ब्लड कैंसर वाले होते हैं उन्हीं में तो ये सब किया जाता होगा क्या? ये हाँ, ब्लड कैंसर वालों को, ब्लड कैंसर के लिए जब उनका डायलिसिस किया जाता है तो मतलब जितने शरीर में खून होते हैं सब एक साथ निकाले जाते हैं। पूरा कंप्लीट पूरा एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ से चढ़ता है। एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ से चढ़ता है। तो मतलब पता कैसे चलता है कि हाँ यही मतलब पुराना वाला ही निकल रहा है, नया वाला चढ़ रहा है? वो उसी हिसाब से लगाते हैं ना। जैसे जब आपको इसके लिए तो आपको फिर रक्त परिसंचरण
तंत्र। शरीर के मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंग, बायां निलय और दायां निलय बायां, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनका आरोहण होता है, एक तरफ से तो जाता है और दूसरी तरफ से आता है। तो जो दूसरी तरफ से आता है उसी को निकाल देते हैं, और जो जाता है उधर से उसको ट्रांसफर कर देते हैं। भाई 2 रास्ते हैं ना इधर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ब्लड एक तरफ से है निलय और आलिंद के थ्रू एक तरफ से पूरी शरीर को फ्लो होगा। तो जो फ्लो होगा तो पूरी शरीर में क्या करेगा, ऑक्सीजन का भी संचार करेगा, और फिर अशुद्ध रक्त वापस क्या आता है, शुद्ध होने के लिए तो आता है ना। तो जो शुद्ध होने के लिए आता है उसी को ही पकड़ लेते हैं, चलो तुम बाहर निकलो, कोई काम नहीं है, और शुद्ध रक्त इधर को निकलता है, ठीक है ना। तो एक तरफ जो 2 रास्ते हैं इसके, तो मतलब 2 तरह से निकल रहा है। तो एक तरफ से शुद्ध रक्त फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, और दूसरी तरफ से शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त निकल रहा है। दूसरी तरफ से अपोहन बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए कि केयरफुली इसको किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर कभी कभी आपकी जो पल्स से जहाँ देखता है ना, तो ये भी देखता है कि इसमें धमनी और सीरा कौन सा है, पता चला कहीं और पहुँचे दिया किसी और वाले में। इसमें किसमें लगाते हैं, सिराओं में या धमनियों में, बेंस में लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन। अब पता चला दूसरे वाले में लगा दिया तो कहानी बन गई, समस्या हो गई। तो है वेंस इसको बोलते हैं। दोनों आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए भाई, ठीक है ना। तो दोनों पढ़ने से सही रहेगा, साइंस स्टूडेंट या जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है दोनों चीज़ें जानना है। अच्छा, संबंधित जानकारी इसमें क्या है कि जो तीनों चीज़ों को निकाल कर और तीनों को फिर अलग अलग करते हैं, मतलब इनको आरबीसी वाला किया, डब्ल्यूबीसी वाला किया और प्लेटलेट्स वाला करते हैं। और जो ये तकनीक है, जो ये पद्धति है, इसमें डब्ल्यूबीसी में इसको विकसित किया जाता है। तो जब डब्ल्यूबीसी में विकसित किया जाएगा तो क्या है, एक प्रकार से डब्ल्यूबीसी को लैब में विकसित करके और फिर उस शरीर में क्या करेंगे, चढ़ा देंगे ब्लड फ्लो, इसमें डब्ल्यूबीसी इसमें डाल देंगे। डब्ल्यूबीसी जब डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं ना, हानिकारक कोशिकाएं, ये मतलब इसको हथियार के साथ लैस कर दिया जाएगा। कौन सा हथियार, ये CAR एक प्रकार से विकसित किया जाएगा लैब में, और CAR विकसित करके जो इनकी हानिकारक जो कोशिकाएं कैंसर की, वो उसको दौड़ा दौड़ा के चट कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका को क्या करेंगी, समाप्त कर देंगी। भाई ये भी तो कोशिकाएं ही तो हैं, मनुष्य के शरीर में उपस्थित ये भी कोशिकाएं ही तो हैं। तो इनमें ऐसी कोशिकाओं को ऐसे तकनीक से इसको लैस कर दिया जाता है कि जो कैंसर के हानिकारक जो उसमें कोशिकाएं हैं, जो जीवाणु है उसके, उनको क्या करता है, मार देता है, और इसी तरह से मरीज ठीक हो जाता है, कैंसर के उससे रोग से ठीक हो जाता है। लिखिए इसमें CAR T कोशिकाएं रोगी की अपनी, CAR T कोशिकाएं रोगी की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाएं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं एक प्रकार की क्या है, कैसी कोशिकाएं हैं, CAR T कोशिकाएं प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इम्यून सेल इसको बोलते हैं। इम्यून सेल होती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कैंसर से लड़ने के लिए, जिन्हें कैंसर से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से, कैंसर से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। आनुवंशिक रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, CAR T सेल, CAR T सेल, अगला पॉइंट, CAR T सेल एक भावी चिकित्सा है, एक भावी
चिकित्सा है, चिकित्सा है जिसने दुर्दम्य और जिद्दी कैंसर के इलाज के लिए, दुर्दम्य और जिद्दी लिख लीजिए, जिद्दी कैंसर के इलाज के लिए, जिद्दी कैंसर के इलाज के एक नए युग की शुरुआत की है। कैंसर वगैरह कैसी बीमारियां थी भाई? लाइलाज बीमारियां जिनका कोई इलाज ही नहीं था, ठीक है ना। इलाज के एक नए युग की शुरुआत है। ठीक है। CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग, अगला पॉइंट, CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग विशिष्ट प्रकार के रक्त और लसिका गांठ के कैंसर के लिम्फ नोड्स, जिसको बोलते हैं लसिका गांठ, लिम्फ नोड्स, विशिष्ट प्रकार के रक्त और लसिका गांठ के कैंसर के रोगियों के लिए तीसरी या दूसरी पंक्ति के उपचार के रूप में, तीसरी या दूसरी पंक्ति के उपचार के रूप में किया जाता है। वो होता नहीं है कि जैसे कैंसर फर्स्ट स्टेज में है कि सेकंड स्टेज में है कि थर्ड स्टेज में है, तो अगर फर्स्ट स्टेज में ही उसका उपचार हो गया दवाओं से तो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। लेकिन अगर वो सेकंड या थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो उसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। अगर रोगी थर्ड या सेकंड स्टेज में पहुंच गया तब ही इसका उपचार किया जाता है। ऐसा नहीं पता चला शुरुआती लक्षण में इसका उपयोग नहीं, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा बड़ा ही कॉस्टली है। औसतन 8 करोड़ रुपए इसमें लगता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं, कि इसको बहुत, अभी जो कोरोना के जो टीके लगे हुए सबको बहुत ही कॉस्टली, एक इंसान, आम इंसान उसको ले ही नहीं सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे इजी तकनीक निकाले जिससे हर कोई कोरोना का वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना। ये तो इस तरह से शुरुआत में जो है ऐसा ही होता है। कहाँ पहुंचे आप लोग? उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी या तीसरी पंक्ति के, मतलब स्टेज भी आप लिख सकते हैं, सेकंड या थर्ड स्टेज उसमें लिख सकते हैं। अब पंक्ति ना समझे तो मान लीजिए स्टेज से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में इस प्रकार से गुजरने के इच्छुक लोगों को, भारत में इस उपचार से गुजरने के, भारत में इस उपचार से गुजरने के इच्छुक लोगों को अन्य विकसित देशों की यात्रा करनी पड़ती है। मतलब यात्रा करना थोड़ी ठीक हो जाएगा, अरे वहां जाना पड़ता है दूसरे विदेशों में, ठीक है। मतलब ये समझिएगा, ठीक है। मतलब क्या कहना है, इसके उपचार के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं सकते हैं आप लोग। अब ये थोड़ी ना कि पता चला दूसरे देश की यात्रा कर लिया कैंसर ठीक हो गया, नहीं भाई, वहां जाना पड़ता है इलाज के लिए, ठीक है। विकसित देशों में कैंसर के उपचार के दौरान, अगला पॉइंट, विकसित देशों में कैंसर के उपचार के दौरान इम्यूनोथेरेपी के लिए टी सेल रिसेप्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब ये इम्यूनोथेरेपी और टी सेल रिसेप्टर का व्यापक रूप से इस्तेमाल का क्या मतलब है? मैंने जो वही बताया कि इनके ब्लड के तीनों पार्ट्स को अलग
द्वारा जो है मतलब इसमें इतना ज़्यादा क्या करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा जो है CAR विकसित करेंगे। और CAR एक प्रकार से क्या है, एंटी बॉडी टाइप का काम करता है, जो क्या करता है कैंसर के जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, कैंसर के जो जीवाणु होते हैं उनको शरीर में वो क्या करता है, चट कर जाता है, मार देता है। ठीक है ना भाई। जैसे गैम्बुजिया मछली, गैम्बुजिया मछली, गैम्बुजिया मछली क्या काम होता है, एक प्रकार की मछली जो है इसको गैम्बुजिया इसको बोलते हैं, गैम्बुजिया, गैम्बुजिया। गैम्बुजिया मछली पता क्या करती है, जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना, इस मछली को पानी में छोड़ दिया जाता है कि जाओ और जितने लार्वा को सबको खा जाता है। तो मछली जाती है और लार्वा को चट कर जाती है, तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, न मच्छर पैदा होंगे न उसको न इंसान को काटेंगे। ठीक है ना भाई। गैम्बुजिया मछली का प्रयोग किया जाता है। गैम्बुजिया मछली का प्रयोग मच्छर के लार्वा को समाप्त करने में होता है। वो मछली क्या करती है, उस लार्वा को ढूंढ ढूंढ के पानी में जहाँ जहाँ इकट्ठा पानी होता है या तालाब पोखरे जहाँ जहाँ भी पानी होता है, इस तरह से गैम्बुजिया मछली को छोड़ दीजिए, वो ढूंढ ढूंढ के लार्वा मतलब जो पनपते हैं पानी में, गंदे पानी में तो मच्छर के लार्वा पनपते हैं, फिर वहीं से मच्छरों का वो होता है वो बढ़ने लगेंगे, समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से क्या करता है, ये भी शरीर में जाके और उनके जो कैंसर के जो जीवाणु होते हैं उनको ढूंढ के चट कर देता, समाप्त कर देता, खा पी जाता अपने अंदर। ठीक है। तो अब तक की ये सारी चीज़ें आपकी रही, क्रायोबायोलॉजी भी हो गया, और इंडोसल्फान मैंने बता ही दिया। इंडोसल्फान की जो कहानी थी या इसकी 2,4-D टाइप की रही है, जो फसल क्या कहते हैं कीटनाशी अथवा इस टाइप से, ठीक है ना, उनका प्रयोग भी मैंने बताया कि क्यों प्रतिबंधित हो रहा है। फसलों के मृदा में जाती है, मृदा के पोषक तत्वों के साथ वो फसलों में जाता है, और फसलों के जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में जाता है, और उससे हमें तमाम तरह तरह की जो है बीमारियाँ होती हैं। ठीक है ना भाई। अभी भी मिलता है, मिलता अभी भी मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मार्केट में शॉर्टेज हो रहा है उसका। सबसे सस्ता था वही है छिड़कने में। हाँ, लेकिन 2,4-D और सबको निपटा देता है ना। तो अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब एक जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है। अब सोचिए जो इंसान जो ठीक है, वो तो मान लीजिए हिंदू धर्म में ऐसा है कि बॉडी को क्या करते हैं लोग जला देते हैं, जलाते हैं तो कहीं न कहीं नदी किनारे जलाते हैं ले आके। कई जगह पे ऐसे हैं, बुंदेलखंड या इसको बंद कर दीजिए, बुंदेलखंड या पश्चिमी एरिया में क्या करते हैं वहाँ